हमने पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज शुरू कर रहे हैं यहां पर अपने 12वें से। देखिए नंबर 12 का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए क्या पूछा अगले ने। अब थोड़ा सा आपको स्पीड भी अपनी इनहांस करनी पड़ेगी। द चाइल्ड फॉर द लास्ट 2 आवर्स, इसमें चेक करने की कोशिश कीजिए कि अगले ने हमें समझाया क्या है या फिर अगले ने हमें दिया क्या है, उसको भी आपको जरा चेक करना है जी। यहां जो सवाल है, उस सवाल में जो आइडेंटिफिकेशन है या जो पहचान है, उस पहचान को आपको वहां पर देखना है। द चाइल्ड फॉर द लास्ट 2 आवर्स, बच्चा पिछले 2 घंटे से। अब उसके बाद में यहां पर 2 चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज कर रही हैं, हैज बीन स्लीपिंग या फिर आपका वॉज स्लीपिंग या फिर आपका स्लैप्ड और या फिर इसमें क्या है आपका हैड स्लैप्ड। बस ये चीजें आपको वहां पर फोकस में रखनी है कि इनके अंदर से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसको आपको वहां पर देखना है। देखिए जरा इस 12वें सवाल के अंदर अगला हमें क्या बताना चाह रहा है। पहली बात तो पहचान ये है कि 2 आवर्स ये टाइम की बात कर रहा है और 2 आवर्स कौन से आपके वहां पर लास्ट है। अकेला लास्ट होता तो मैं सिंस ले आता, द लास्ट है तो मैं इसके साथ में क्या रख रहा हूं आपका फॉर रख रहा हूं। अगर सिंस या फॉर या ऑल के साथ में टाइम वर्ड दिया जाए, क्या है आपका सिंस या फिर क्या होना चाहिए फॉर या फिर क्या होना चाहिए ऑल, और इनके साथ में आपको क्या दिया जाए टाइम वर्ड दिया जाए, समय सूचक शब्द दिया जाए। अगर ऐसा है तो उसके साथ में हमें क्या डील करना है, उसके साथ में अकेला टाइम वर्ड होने पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस डील करना है। अगर मेरे पास में ये टाइम वर्ड कैसा है सिंगल है, चाहे ये प्रेजेंट का होता है चाहे ये पास्ट का होता है, लेकिन समय सूचक शब्द कितना होना चाहिए अकेला होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मुझे इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लेकर जाना है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मैं अप्लाई क्या करूंगा हैज या फिर हैव प्लस में बीन और प्लस में क्या आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाना चाहिए। तो यहां पर ये जो टर्म आ रहे हैं, ये टर्म मेरे पास में किस तरीके से लिए जा रहे हैं, किस तरीके से बताए जा रहे हैं, उन चीजों को आपको मॉडिफिकेशन के तौर पर देखना है। तो देखिए द चाइल्ड फॉर द लास्ट 2 आवर्स, यहां पर अगला कह रहा है बच्चा पिछले 2 घंटे से सो रहा है, यानी उसका सोना बंद नहीं हुआ है, काम है वो पहले शुरू हुआ लेकिन अभी भी कार्य अभी भी एक्शन जारी है। ऐसी अवस्था में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अपन लेते हैं, अर्थात ये पार्ट तो आएगा ही नहीं, ये केवल प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये भी नहीं आएगा, ये पास्ट फॉर्म है जो कि पास्ट सिंपल में ले जाता है, और ये भी नहीं आएगा जो कि आपका पास्ट कंटीन्यूअस है। ये तो वैसे सिरे से खारिज हो जाएगा, सिंस या फॉर या ऑल के साथ में पास्ट कंटीन्यूअस का यूज बिल्कुल ही असंभव होता है, और स्लेप्ट भी खारिज हो जाएगा क्योंकि ये भी सिंस या फॉर या ऑल के साथ यूज नहीं होता। कंफ्यूजन इसमें है कि हैज बीन स्लीपिंग या फिर हैज स्लेप्ट वाले में, तो हैज स्लेप्ट का मतलब तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है आपका, और वैसे ऐसा भी नहीं कि एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ फिर परफेक्ट ले आओ। क्यों ले आते अपन, जब हमारे पास में एक्शन कंटिन्यू रहे लेकिन वर्ब परसेप्शन की हो, इंद्रिय बोधक हो, तब लेकर आ सकते थे, वो भी इसमें नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई पार्ट इसमें नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आंसर किस में चला जाएगा आपका, आंसर जाएगा अपने लिए बी में, और बी में आंसर रहा हैज बीन स्लीपिंग वाला। फिर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन विद हिज ब्रदर सिंस जनवरी, रमन विद हिज ब्रदर सिंस जनवरी, यहां पर इस एस को आप स्मॉल कर लीजिएगा। अब अगला ये कह रहा है कि सिंस दे दिया, और सिंस के साथ में आपको क्या अप्लाई करके दिया है टाइम दिया। सिंस के साथ में जो टाइम वर्ड आता है वो टाइम वर्ड अपना कौन सा रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम का रहता है या फिर आपका निश्चित समय बिंदु माना जाता है। तो वो की वो चीज जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी थी, कौन सा, कि अपने पास सिंस या फॉर या ऑल में से क्या मिल रहा है, सिंस मिल रहा है, साथ में आपका टाइम वर्ड मिल रहा है, तो ये जाएगा अकेला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को आप वरीयता देते हैं तो यहां पर स्टेड नहीं आएगा, यहां पर विल स्टे नहीं आएगा, यहां पर वॉज स्टेइंग नहीं आएगा। यहां वाले हिस्से के अंदर अपन लेना चाहें तो इस टर्म में अपने पास में क्या रह जाएगा बताओ, देखें आपका हैज बीन स्टे
स्टेइंग रह जाएगा। क्या बोलेंगे इसे आपका? हैज बीन स्टेइंग। तो रमन एक वचन है तो हैव तो लेगा नहीं, हैव दिया हुआ भी नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? हैज चाहिए, साथ में आपका बीन रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्टेइंग आ जाएगा, ये इसका आंसर बनेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन तो जो रेलगाड़ी है वो वहां से जा चुकी थी। अब ये जो 14वां सवाल आपका बन रहा है अपने आज के इस पैटर्न का, उसमें आपको मैंने पिछले लेक्चर में क्या सिखाया था कि वेन की 3 कंडीशंस होती हैं पास्ट में। अगर दोनों एक्शन एक साथ खत्म होते हैं, दोनों साइड वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अगर वहां पर एक एक्शन खत्म हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा। दूसरा एक्शन वहां पर जारी था तो वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेगा। एक एक्शन आपका खत्म हुआ तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा, और एक एक्शन आपका वहां पर खत्म नहीं हुआ है या हुआ है, वो भी खत्म हुआ है लेकिन वो एक्शन पहले खत्म हो गया, उधर क्या लग जाएगा आपका? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो पहले खत्म हो गया वो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेगा, और जो एक्शन आपका बाद में खत्म हुआ है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेगा। तो ये तीसरी कंडीशन की बात है, एक्शन दोनों खत्म हुए, एक पहले और एक बाद में आपका। व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे, मतलब काम तो यहां भी पूरा हो गया स्टेशन पहुंचने वाला, लेकिन तब तक जो ट्रेन या रेलगाड़ी है वो छूट चुकी थी, जा चुकी थी, तो उधर भी तो काम पूरा हुआ है। अब काम तो पूरा हुआ है लेकिन कौन सा काम पहले हुआ? हमारा स्टेशन पहुंचने वाला या फिर ट्रेन के निकलने वाला, ट्रेन के रवाना होने वाला? तो जो काम पहले पूरा होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहां पर आप ट्राई कर लीजिए कि इसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें है। हैड बीन गोइंग खारिज हो जाएगा क्योंकि यहां गोइंग थर्ड फॉर्म नहीं है। वेंट हट जाएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में काम कर रहा है। हैड के साथ गाउन तो है लेकिन साथ में क्या दे दिया? बीन दे दिया, तो ये तो पैसिव में चला गया, और मेरा सेंटेंस किसका है? एक्टिव स्ट्रक्चर का है। तो इसमें जो करेक्ट नेचर का आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? हैड गाउन बन जाएगा। फिर चलते हैं अपने इसके क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द मीटिंग बिगेन आफ्टर द चीफ गेस्ट, जो मीटिंग या सभा है वो शुरू हुई कब? जब आपके चीफ गेस्ट हैं या फिर मुख्य अतिथि हैं उनके पहुंचने के बाद में। तो यहां वाले पार्ट में अपने पास में वेन का रूल नहीं आ रहा है। यहां पर जो सेक्शन है वो किसका है? आपका आफ्टर का है। तो आफ्टर वाले पार्ट में एक अलग चीज आपको देखनी है कि आफ्टर का जो हिस्सा हमें दिया जाता है, और वो भी कौन से टाइम में दिया जाता है? आपका वहां पर पास्ट टाइम में दिया जाता है। आफ्टर वाला हिस्सा हमें कौन से टाइम में दिया जाता है? आपका पास्ट टाइम में दिया जाता है। तो उस कंडीशन में अपने पास में 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, हालांकि दोनों पास्ट में आनी चाहिए। अब पास्ट में दोनों साइड जो कंक्लूजन है वो किस चीज का निकलेगा? पहली साइड में आप पढ़ सकते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ? आपका बिगिन दिया हुआ है। पहली साइड में जो आपको बिगिन मिल रहा है ये क्या है? बिगिन का सेकंड फॉर्म है। क्या है? बिगिन का सेकंड फॉर्म है। ये तीनों फॉर्म आपको आ जानी चाहिए। देखिए जरा, फर्स्ट फॉर्म मेरे पास में रहेगा बिगिन, सेकंड फॉर्म मेरे पास में रहेगा बिगिन, और थर्ड फॉर्म इसका क्या रहेगा? आपका बिगन रहेगा। ये इसके तीनों फॉर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं जी, ठीक है? बिगिन, बिगेन, बिगन। अब अगला ये कह रहा है कि अगर आफ्टर है और आफ्टर के साथ में मुझे सब्जेक्ट दे दिया गया और ये पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है, तो इधर मेरा पास्ट सिंपल यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, और इधर मेरा पास्ट परफेक्ट अर्थात हैड के साथ में क्या रहना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म रहना चाहिए। इस तरीके से ये डीलिंग करने का काम किया जाएगा। तो अगले ने बोला क्या? आफ्टर मिल रहा आपको, बाकायदा मिल रहा है। आफ्टर के साथ में सब्जेक्ट द चीफ गेस्ट बिल्कुल मिल रहा है जी। इधर क्या है आपका? बिगेन, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ओके। फिर यहां क्या चाहिए? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप छांट लीजिए यहां पर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये रहा कौन सा? हैड अराइव्ड। अब बाकी ऑटोमेटिकली यहां पर इनकरेक्ट हो जाएंगे, या पैसिव का कंस्ट्रक्शन हट जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस हट जाएगा, ये आपका प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट हट जाएगा। ये अपना 15वां सवाल रहा। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 16, एज सून एज ही ब्लैंक स्पेस द बुक ही इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर। जैसे ही उसने अपनी पुस्तक को खत्म किया, हाथों हाथ या उसी वक्त
उसने प्रकाशक महोदय हैं उन्हें इस बात के लिए सूचित कर दिया या इस बात के लिए वहां पर जानकारी दे दी, किस बात के लिए कि मेरी पुस्तक का कार्य मैंने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो यहां पर ये जो टर्म आपके पास में आ रहा है, इस टर्म को जरा ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा हटकर नेचर आपको मिलेगा। देखिए जरा इसमें क्या सिखाना चाहा है। आपको एक पैटर्न सीखना है। अगर सेंटेंस है, उस सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, एज सून एज से। उसके बाद में यहां पर मुझे क्या दिया जा रहा है, सब्जेक्ट दिया जा रहा है, फिर यहां पर वर्ब फॉर्म पूछा जा रहा है और अगले क्लोज में वर्ब फॉर्म पूछा जा रहा है। और यहां जो टाइम है वो टाइम इंडिकेट करके मुझे कौन सा टाइम दिया जा रहा है, आपका पास्ट टाइम दिया जा रहा है। अगर ऐसा भाव आपको देखने को मिलता है तो इन दोनों ही साइड के अंदर, इन दोनों ही स्थितियों में यहां पर क्या रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इन दोनों ही स्थितियों में यहां पर क्या आ जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। पहली साइड में भी आ जाएगा और आपका दूसरी साइड के अंदर भी आ जाएगा, मतलब दोनों साइड चलेगा। अब इसको चेक करें जरा कि आया या नहीं आया। यहां पर ये एज सून एज है, मिला। साथ में ही किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, ये एज सून एज मिल गया, ये सब्जेक्ट मिल गया। फिर अगली साइड में आप देखते हैं तो ये इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म का सेकंड फॉर्म है। इधर भी क्या चाहिए मुझे, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। तो यहां पर फिनिश का सेकंड फॉर्म मेरे पास में कौन सा रहेगा, आपका फिनिश्ड रहेगा। तो जो हट गए मेरे, जो अपना आंसर नहीं दे सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, आपका हैड फिनिश्ड हट गया, हैड बीन फिनिश्ड हट गया, विल फिनिश हट गया। इस तरीके से ये तीन चीजें यहां से हट गई और अपना आंसर ऑटोमेटिकली क्या निकल कर आ गया, आपका फिनिश्ड वाला निकल कर आ गया। तो अगला जो हमें बताना चाह रहा है वो ये सीधा सीधा थियरी देगा, ये सीधा सीधा एक सिद्धांतिक पक्ष हमें देगा। वो कौन सा देगा कि अपने पास में जो हैज सून एज है उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आता है और पास्ट टाइम का द्योतक होता है, तो दोनों साइड क्या ले लेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। प्रेम टोल्ड मी दैट ही टू टेक द एग्जामिनेशन। इसका उच्चारण आपको ढंग से करना है, ये क्या रहेगा आपका, एग्जामिनेशन। प्रेम ने मुझे बताया कि उसे वहां पर परीक्षा में प्रविष्ट होना था या परीक्षा में हिस्सा लेना था। तो पहली बात तो ये चेक कर लीजिए, ये एक बेहतरीन आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का बदला हुआ या रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया हुआ या नरेशन का सेंटेंस है जो कि असर्टिव सेंटेंस का है। हमारा जो आरवी है रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसमें अगले ने हमें सेड टू दिया था और हमने इसे चेंज कर दिया, और किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में। फिर यहां पर हमें सिंगल कॉमा और साथ में इन्वर्टेड कॉमास दी हुई थी, इनको हटाकर हम यहां पर क्या ले आए, आपका कनेक्टर दैट ले आए। अब उसके बाद में जो प्रेजेंट की चीजें हैं वो चीजें सारी किस में जा रही हैं, आपका पास्ट में जा रही हैं। प्रेजेंट की चीजें किस में जाएंगी, आपका पास्ट में जाएंगी। अब यहां पर केवल एक फैक्टर है, वो यहां से चेंज हो गया, ये हो नहीं सकता, कौन सा, विल डिसाइडेड, क्योंकि विल फ्यूचर टाइम का द्योतक है, तो लेता तो भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म लेता, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसका इंग्लिश में एग्जिस्टेंस या अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन इसके ऊपर है, वो लिखने में तो सही है, फिर भी यहां हैज डिसाइडेड नहीं हो सकता, क्योंकि हैज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये किस में है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। और जब आपने इसे चेंज किया तो ये इधर वाला मैनर प्रेजेंट में नहीं रहेगा, बल्कि किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो पास्ट में मेरे पास में दो बचे, एक तो कौन सा आपका डिसाइडेड और एक कौन सा आपका हैड डिसाइडेड। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि प्रेम ने मुझे बताया कि आई डिसाइड टू, भाई मीनिंग मस्ट का देना है, और ये जो आपका मस्ट का मीनिंग देने वाले शब्द होते हैं, इनमें अपने पास में किन किन को शामिल कर सकते हैं आप, हैज टू को शामिल कर सकते हैं, या किसको शामिल कर सकते हैं, हैव टू को शामिल कर सकते हैं, या फिर किसको शामिल कर सकते हैं, आपका हैड टू को शामिल कर सकते हैं। दीज ऑल थ्री आर इक्वल टू मस्ट। ये सारे किसके बराबर हैं, आपका मस्ट के बराबर है।
ठीक है। तो यहां जो अगले ने यूज किया है वो यूज क्या किया था आपका वहां पर अपने पास में प्रेशर डालने के लिए, हालांकि वो हैज टू, हैव टू, हैड टू देता तो पहले होता, वो नहीं दिया है, बीच में वर्ब डाल रखी है। एक अतिरिक्त जानकारी है आपकी, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लेकिन मोटी चीज ये है कि यहां पर अगर मैं पास्ट सिंपल यूज करता हूं तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, अगले ने इरादा कर लिया है, इंटेंशन ले लिया है किस बात का वहां पर कि मुझे ये काम करना है। और जो आपने इंटेंशन ले लिया मतलब आपने उसे परफेक्टिव नेचर में भेज दिया, और प्रेजेंट में परफेक्टिव नेचर लेता है हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर आई के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म था तो पास्ट में ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और क्या ले लेगा आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेगा। तो इसमें अपना आंसर डिसाइडेड कब होता? जब उधर प्रेजेंट में डिसाइड या डिसाइड्स होता, जो उस चीज को शो नहीं कर रहा है। शो कौन करता? हैव डिसाइडेड या हैज डिसाइडेड, और वो प्रेजेंट परफेक्ट होने के नाते रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट परफेक्ट में से चेंज करते हैं तो यहां पर जो अपना आंसर बनेगा वो अपने पास में कौन सा रहेगा आपका? हैड डिसाइडेड। क्या बनेगा आपका? हैड डिसाइडेड। इस तरीके से इसे सोल्व किया जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं जरा कि अपने पास में कौन सी चीजें इससे हटी हुई हैं। ये हटा हुआ है तो ऑटोमेटिकली अपना आंसर निकल कर आ गया आपका हैड डिसाइडेड। थोड़ा सा खोल लीजिएगा, ये एक साइड की इंफॉर्मेशन थी आपकी। इसमें यहां पर पहले आई था जो कि ही में चला गया, फिर आपका डिसाइड नहीं था बल्कि क्या था? हैव डिसाइडेड था, जिसे हमने चेंज किस में किया? आपका हैड डिसाइडेड में किया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइएगा। आई विश आई हार्डर। मेरी मनोकामना है कि मैं कठोर मेहनत कर पाता या मैंने कठोर मेहनत की होती। तो यह बात अपनी पहले हो रखी है, इस पर ज्यादा दाल दलने की हमें आवश्यकता नहीं है। आई विश आई आते ही मुझे यहां पर क्या चाहिए? आपका पास्ट फॉर्म चाहिए। सिंपल से सिंपल नेचर में मुझे यहां पर क्या चाहिए? आपका पास्ट फॉर्म चाहिए। और पास्ट फॉर्म इज इक्वल टू V2 और इक्वल टू वर्ब सेकंड फॉर्म। अब ढूंढ लीजिए अपने ऑप्शन के अंदर, इजीली आपको पता चलेगा। इसका सेकंड फॉर्म से कोई रिलेशन नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो अपना बनेगा वो कौन सा बनेगा? आपका वर्क्ड बन जाएगा कि आई विश आई वर्क्ड हार्डर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ही रन्स एज इफ ही मैड। वह ऐसे दौड़ता है जैसे मानो वह पागल हो या कोई पागल आदमी वहां पर दौड़ता है। तो यहां पर एक बीच में टर्म आ रहा है, इसको आपको इसे सीखने की जरूरत है। कौन सा? एज इफ। अगर एज इफ को मैं लेता हूं तो मेरा एज इफ किस में जाएगा? मनु, या फिर किस में जाएगा? जनु, जिसे मैं सिंप्लीफिकेशन के मेथड में क्या कह सकता हूं? आपका मानो, या फिर क्या कह सकता हूं? आपका जानो। और इसे मिलाकर मैं इस टर्म में लेना चाहूं तो इसे क्या कहा जाएगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार से जुड़ा हुआ हिस्सा। और ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार की अपन बात करते हैं, ये हमारे लिए किसकी स्थिति शो करता है? काल्पनिकता की। किसके बारे में जानकारी देगा? काल्पनिकता के बारे में जानकारी देगा, कल्पना के बारे में जानकारी देगा। और ये जो काल्पनिकता का हिस्सा है उसे जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इन्हीं के लिए आप ये कह देते हैं कि ये चीजें कैसी होती हैं? अनरियल होती हैं। ये बातें कैसी होती हैं? आपकी सपोजिशन की होती हैं। या फिर ये जो टर्म आपके पास में आता है ये किसका आ सकता है? आपका वहां पर इमेजिनेशन का दिया जा सकता है, अर्थात आपका कल्पना का दिया जा सकता है। ये टर्मिनोलॉजी आ गई। और जब इसकी बात करते हैं तो ये हमें किस में ले जाता है जी? पास्ट फॉर्म में। देखो एक चीज कितनी बार आपके सामने दोहराई जा रही है, कितनी बार आपको बताई जा रही है। इसे चाहे तो आप V2 के नाम से दे दें या फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म के नाम से दे दें, या फिर आप कहां दे दें इसे? आपका वहां पर ये कह सकते हैं निगेशन के अंदर नहीं जाकर उसी कल्पना शक्ति में आप वर्ब के नाम से शो कर सकते हैं। बात वही है आपकी। तो यहां पर अगले ने हमें जो V2 के नाम से वॉज भी दिया है और क्या दिया है? वर्ब भी दिया है। तो ये आपको लिखकर काट लेना है कि अगर अनरियल कंडीशन है या फिर सपोजिशन या इमेजिनेशन कल्पना है, जहां यथार्थता का अभाव है, कमी है, वहां पर किसी भी स्थिति के अंदर हमारा वोज नहीं मिलेगा। चाहे सब्जेक्ट आई वी यू दे, चाहे सब्जेक्ट ही शी इट नेम, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल भी
क्यों ना हो, इन सब के साथ में क्या लग जाएगा आपका, वर लग जाएगा, क्योंकि भाव मेरा किसका है, अनरियल का है, या फिर सपोजिशन का है, या फिर किसका है, इमेजिनेशन का है। तो यहां पर जो आंसर है उसमें इज से कोई ताल्लुकात नहीं है, वुड बी से कोई ताल्लुकात नहीं है, ऑटोमेटिकली अपना आंसर क्या निकल कर आएगा, आपका वर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वुड हैव सक्सीडेड, अगर आपने कोशिश की होती तो आप निश्चित तौर पर क्या हो जाते, सफल हो जाते। यहां चेक करना, ये अपने पास में कंडीशनल नेचर का पार्ट है, और जो इसका स्ट्रक्चर बनता है उसको सिंप्लीफिकेशन के मैटर में आपको समझा देता हूं क्या बनेगा। मुझे इस साइड में जैसे इफ मिल जाए, अनलेस मिल जाए, अंटिल मिल जाए, या फिर आपके लिए वहां पर सपोजिंग मिल जाए, फिर यहां जो पहला क्लोज होगा उसमें मुझे यहां इस कंडीशनल नेचर में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, और जो इसका दूसरा पक्ष रहेगा उस पक्ष के अंदर मुझे यहां पर क्या चाहिए, आपका वुड, या फिर आपका शुड, या फिर कुड, या फिर क्या रहेगा, माइट, और प्लस में क्या रहेगा, हैव, और उसके साथ में क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। यह मैनर इसमें ले लिया जाएगा कि एक साइड में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और दूसरी साइड में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पर यह सक्सीडेड है। आप दोस्तों में से कईयों को देखने में ऐसा लग सकता है कि गलत स्पेलिंग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अपने पास एक वर्ड होता है ये वाला, क्या पढ़ते हैं इसे आप, सक्सेस। ये क्या है, अपने आप में नाउन है, एक संज्ञा शब्द है। लेकिन एक दूसरा वर्ड आप ये पढ़ते हैं, कौन सा, सक्सीड। ये क्या है, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब आप इसका पास्ट फॉर्म बनाते हैं या सेकंड फॉर्म या V2 बनाते हैं तो ये सक्सीड कन्वर्ट होकर चला जाता है। बताओ किसमें, सक्सीडेड में। ये यहां पर सेकंड फॉर्म बन जाएगा। और जब आप इसके थर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं तो यह पैटर्न यहां पर सक्सीडेड में आ जाएगा। ये यहां बनेगा इसके थर्ड फॉर्म के अंदर, इस तरीके से। तो ये जो सक्सीडेड है ये आपका वुड प्लस हैव के साथ जुड़ा हुआ है, और ये किस में आ जाएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ये रहा अपने पास में वुड का हिस्सा, और ये रहा अपने पास में हैव, और ये रहा पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इधर में क्या अप्लाई करवा दूंगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव आएगा नहीं क्योंकि डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट मेरे पास यू बैठा ही है, तो मैं सीधा क्या लूंगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी बचे हुए तीनों का यहां पर देख सकते हैं कि इधर सेकंड अकेला है नहीं, इधर आपका पैसिव की आवश्यकता है नहीं क्योंकि मेरे पास में डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट पहले बैठा हुआ है। और इफ क्लॉज जो होता है, कंडीशन का जो आपका टुकड़ा होता है, उसमें आप मॉडल ऑक्सिलियरी तो अलाउ ही नहीं करते हैं, उधर तो मॉडल आ ही नहीं सकता है। यह पैटर्न आपका बन गया अपने पास में कंडीशनल नेचर का। आगे देखिएगा, सवाल अपने पास में 21 का है, द लेसन विल एंड। ये जो आपका अध्याय है वो खत्म हो जाएगा व्हेन द बेल, जब घंटी है वो बजेगी, या जब घंटी बजती है उसी वक्त। तो यहां पर अपने पास में व्हेन का हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कहां पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास में पास्ट का नेचर था वहां पढ़ चुके हैं। अभी फ्यूचर और प्रेजेंट टाइम में तो नहीं पढ़ा अपन ने। तो वहां ध्यान क्या रखना है कि अगर सेंटेंस में मुझे व्हेन देता है और व्हेन के साथ में सब्जेक्ट देता है, फिर यहां पर टाइम मेरे पास में या तो प्रेजेंट टाइम होना चाहिए या फिर मेरा टाइम क्या होना चाहिए, फ्यूचर टाइम होना चाहिए। यह बाउंडेशन है। तो इधर मुझे सिंपल फ्यूचर चाहिए, और सिंपल फ्यूचर में मैं किसको अलाउ करूंगा, आपका विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे मैं किसका नाम दे सकता हूं, आपका प्योर फ्यूचर का नाम भी दे सकता हूं। यह वाला अप्लाई हो जाएगा। और इधर जो मैं अप्लाई करूंगा, ये अप्लाई किसको करूंगा, आपका वहां पर प्रेजेंट सिंपल को, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये टुकड़ा यहां पर अप्लाई हो जाएगा। बशर्ते व्हेन के साथ सब्जेक्ट देने के बाद में या तो मुझे प्रेजेंट टाइम दिया जाए या फिर मुझे फ्यूचर टाइम दिया जाए। तो क्यों ना इसे चेक कर लेते हैं अपन, ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है।
ये बीच में आपके पास में क्या है, वैन है। इधर क्या आ रहा है, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये कौन सा है, सिंपल फ्यूचर में है, प्योर फ्यूचर में दिया हुआ है। उधर क्या चाहिए मुझे, आपका सब्जेक्ट चाहिए, तो वैन के बाद में ये लो सब्जेक्ट मिल गया। अब क्या चाहिए, आपका प्रेजेंट सिंपल चाहिए, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस चाहिए। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो यहां वाले टर्म में सीधा सीधा पड़ा अपने पास कौन सा, रिंग्स। रिंग वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आपका एस जुड़ा हुआ है। अब ये फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं आएगा, ये फिर फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं आएगा, फिर फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं आएगा। देखिए सवाल का लेवल एग्जामिनेशन में कितना आसान बनता है, कहीं पर भी कोई टिपिकलिटी नहीं आती है। अगला सवाल देखिएगा, इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई द ताज। अगर मैं आगरा गया होता, काश मैं आगरा गया होता तो मैंने ताजमहल निश्चित तौर पर देखा होता। तो अभी अभी आप पढ़े हैं इसमें क्या कि ये तीसरा कंडीशनल है, गौर करिए कहां पढ़े हैं आपका। जैसे यहां पर आप देखते हैं, ये लीजिएगा, ये रहा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ चुका है। यहां पर अपने पास में इफ आ रहा है, कंडीशनल है, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तीसरा कंडीशनल है। उधर क्या चाहिए मुझे, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये रहा वुड, ये रहा हैव, और ये सी सॉ सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब बाकी तो जो ऑप्शंस हैं इसके इर्द गिर्द ही आपका नहीं फटकते हैं। वुड सी सॉ और हैड सीन से हमें कोई ताल्लुकात नहीं रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। डू यू नो द लेडी हु आउट। क्या आप उस औरत को जानते हैं। आप प्रेजेंट भी पूछ रहे हैं, डू के साथ पूछ रहे हैं, ये ध्यान देना, आप किसके साथ पूछ रहे हैं, इसे डू के साथ पूछ रहे हैं। किस लेडी को, किस औरत को जानते हैं जो बाहर निकली है। कब निकली है, आपकी आंखों के सामने, आपकी नजरों के सामने निकली है, मतलब बहुत पहले या अभी हाल ही में, रिसेंटली, हाल ही में आपने इसे निकलते हुए देखा है और सामने वाले को बता रहे हैं। तो जो काम आपका रिसेंटली या लेटली आपका कंप्लीट हुआ है, तो ये जो रिसेंटली का भाव आता है, या फिर ये कहें आपका लेटली का भाव आता है, या फिर आपके लिए वहां पर जस्ट का भाव आता है, ये हमारे भाव किस में चले जाते हैं, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाते हैं। किस में जाएंगे जी, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में मुझे लेना क्या है, हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना। क्या लगाना पड़ेगा, हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा। तो यहां पर हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लीजिएगा कहां मिलेगा। ये रहा मेरे पास में हैज और ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये भाव देने के लिए एडवर्ब और दे दिया आपको, इसमें क्लैरिटी और ज्यादा आ जाएगी। किसकी वजह से, जस्ट की वजह से आ जाएगी। तो यहां देखिएगा जस्ट गाउन है, हैज जस्ट गाउन है, हैड जस्ट गाउन है, और आपका वेंट आउट है, उस तरीके से बताया गया। तो इसमें से गलत कौन कौन से हैं, इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, जस्ट गाउन ये इनकरेक्ट है। हैड जस्ट गॉन ये तो पास्ट में चला गया, और ये वेंट वाला भी आपका पास्ट में चला गया, और ऊपर वाला सिंप्लीफिकेशन में कहीं पर भी नहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ में कोई ऑक्सिलियरी चाहिए, मेरे पास में ऑक्सिलियरी है ही नहीं, और बिना ऑक्सिलियरी के पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जा रहा है, या फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि इनकरेक्ट मेथड माना जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा है, हैज जस्ट गॉन। नंबर 24 पे आइएगा। इफ आई वर ए बर्ड आई ब्लैंक स्पेस फ्लाई। काश में एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। देखिए इफ आ रखा है, तो इफ आते ही मेरा सेंटेंस किस में जाएगा, आपका कंडीशनल में चला जाएगा। और अगर कंडीशनल में जाता है तो इसके नेचर को पढ़िए जरा। दूसरे कंडीशनल का नेचर क्या है, इफ प्लस में सब्जेक्ट, यहां आपका पास्ट फॉर्म है, और ये नहीं है तो यहां आपका वर है। ये भी पास्ट फॉर्म में तो काउंट होता है। और इसके रिजल्ट क्लोज में मुझे क्या मिलेगा, वुड हो सकता है, शुड हो सकता है, कुड हो सकता है, माइट हो सकता है, और प्लस में क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही तो है। तो यहां चेक करिए जरा अपने सेंटेंस के अंदर अगले ने दिया क्या आपका, यहां पर वर दिया हुआ है, ये इसमें से मिल गया आपको। इनमें से चारों में से आप देखेंगे तो ऑप्शन पे देखकर देखिए किसको प्रेफर किया करवाया गया है, वुड को प्रेफर करवाया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये रहा आपका वुड। लेकिन वुड तो दो जगह आ रहा है, वुड के साथ मुझे क्या चाहिए, वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बेस्ट फॉर्म चाहिए। ये मेरा बेस्ट फॉर्म है, कौन सा? हैव है। तो आंसर क्या बन जाएगा? वुड हैव बन जाएगा। मतलब इसमें यहां पर बाकी बचे हुए इन नोशन से हमें कोई जानकारी नहीं रखनी है, जैसे विल से नहीं रखनी है, वुड से नहीं रखनी है और आपका शैल से नहीं रखनी है। इनसे मुझे कोई सरोकार नहीं रखना है क्योंकि वैल्यू ही नहीं रहेगी। वुड आ तो जाता ये वाला, साथ में कोई वर्ब का फर्स्ट टर्म होता, तो यहां वाले पार्ट के अंदर अगर अपन देखते हैं तो ये टर्म हमारा गलत हो जाएगा। देखिएगा जरा, अगर इसकी अपन बात करते हैं तो हमने लगा तो लिया कि सर ये वुड के साथ में क्या वर्ब का फर्स्ट टर्म है और हमने इस वुड को गलत कर दिया, लेकिन ये जो गलत किया है ये नेचर एक कॉमन स्कॉलर का हो सकता है और वो कॉमन स्कॉलर यहां पर गलती करता है इस आंसर को सटीक मानने की, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके माइंड में ये फैक्टर चल रहा है कि मेरे पास में हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड क्या है? हैड है, थर्ड क्या है? हैड है, आईएनजी क्या है यहां पर? हैविंग है, और एस वाला क्या है? हैज। यहां तक उसका सोचना सही है, लेकिन यहां सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप हैव को यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मान लेते हैं तो फिर ये जो मेरे पास में फ्लाई बच गया, ये फ्लाई कहां जाएगा? ये फ्लाई क्या काम कर रहा है? ये खुद यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। मतलब मुझसे केवल क्या पूछा गया? वुड पूछा गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो पूछा ही नहीं गया। तो जल्दबाजी में हमसे गलती ये हो जाती है कि हम हैव को क्या मान लेते हैं वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और केवल वुड हैव लगा देते हैं, जो गलत रहेगा। अगर वुड हैव लेना होता तो थर्ड में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, या वुड हैव लेना होता तो यहां पर इस तरीके से आपका आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। मतलब जो करेक्ट आंसर हम बनाना चाहेंगे वो करेक्ट आंसर हमारा किस तरीके से डील करेगा, अब बता दीजिए। देखें हम किस किस को काट सकते हैं, यहां पर विल को काट सकते हैं, शेल को काट सकते हैं। अब वुड दोनों में है तो इस बार वुड अकेले वाला कटेगा या वुड हैव वाला कटेगा? वुड हैव वाला कटेगा, क्योंकि हमें इस हैव से मतलब है ही नहीं, हमें केवल किससे मतलब है? आपका वुड से मतलब है। मैंने दोनों तरीकों से बताया है कि एक विद्यार्थी क्या सोच सकता है एग्जामिनेशन में बैठते वक्त, उसके दिमाग में थोड़ा सा भी अगर सेकंड थॉट्स आ जाते हैं तो वो क्या करेगा? वुड हैव कर बैठेगा, जो कि गलत होगा। ये मैंने आपको गलत करके भी दिखाया है और उसके बाद में उसे सही करके भी दिखाया, मतलब दोनों तरीकों से। तो आपको ये पता करना है, जरूरी नहीं है कि अगला पूरा पैटर्न आपसे पूछे कि इनमें से एक मॉडल लेके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। अगला ये भी कर सकता है कि केवल और केवल आपसे क्या पूछ सकता, वहां पर मॉडल पूछ सकता है और उसके बाद में वहां पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगला आपको दे सकता, मतलब उसका कुछ हिस्सा आपको भरकर दिया जा सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आई विल कम विद यू एज सोन एज आई माई वर्क। मैं आपके साथ चला आऊंगा जैसे ही मैं अपना काम क्या करता हूं? पूरा कर लेता हूं। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर अपना 25 है, इसमें एक चीज आप देखेंगे कि अपने पास में यहां पैटर्न किसका चल रहा है? एज सून एज का। तो इसका नेचर पकड़ लीजिएगा। इसमें इसका नेचर क्या रह रहा है? अगर सेंटेंस में मुझे एज सून एज दिया जाता है और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहां दिया हुआ है? बीच में, और साथ में मुझे क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। उस सेंटेंस में या तो प्रेजेंट टाइम है और या फिर आपका क्या है वहां पर? फ्यूचर टाइम। तो यहां अपन जब बात करते हैं तो आगे वाले हिस्से में मुझे यहां पर क्या मिलेगा? प्रेजेंट सिंपल मिलेगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आवश्यकता पड़ने पर क्या आ जाना चाहिए? एस या ईएस आ जाना चाहिए। और इधर वाले टर्म में अगर मैं लेता हूं तो यहां वाले टर्म में मुझे क्या मिलेगा? आपका विल या शैल, और प्लस में क्या रहना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना चाहिए। ये लीजिए, ये इसमें इसका पहला है जो कि फ्यूचर टाइम है, ये इसका दूसरा है जो कि प्रेजेंट टाइम। आप एज सून एज को पहले ले आइए, उसके साथ सब्जेक्ट लगा दीजिए। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस पहले आ जाएगा, और ये विल या शेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आगे चला जाएगा। अब इस पे अपन अप्लाई करते हैं इस चीज को। एज सून एज, सब्जेक्ट आई, इधर अपने पास में विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर टाइम। तो अगली साइड में क्या ले लेगा बताओ? देखें आपका वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेगा, और अगली साइड में जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको मिल रहा है वो सीधा सीधा देखने को यहां मिल रहा है। बता दीजिए कौन सा? आपका फिनिश। बाकी तीनों से यहां पर कोई रिलेशन नहीं है। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको कंफ्यूज किया था, ऐसी कोई स्थिति यहां पर बनेगी नहीं। पिछले वाले में तो बन रही थी आपकी, क्योंकि भाई वुड था और वुड के साथ में नीचे ऑप्शन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ था।
ब्लैंक स्पेस के बाद में भी क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन यहां तो ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, सीधा आपसे मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब ही पूछा गया, बाकी कोई चीज आपसे जानकारी में नहीं ली गई है। ठीक है, चलते हैं अपन इसके अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, प्लीज वेट, कृपया इंतजार कीजिएगा। क्यों इंतजार कीजिएगा? इट रेनिंग, बारिश हो रही है। और कब तक इंतजार कीजिएगा? तब तक कि जब तक कि बारिश रुक ना जाए। अब यहां ये जो अपना सवाल 26 का आ रहा है, इसमें अगले ने हमसे पूछा क्या? हमसे ये पूछा है कि अपनी जानकारी में टिल देते हुए टिल के साथ में सब्जेक्ट दे दिया। तो यहां से अपना स्ट्रक्चर पकड़िए, आपके पास में टिल है और टिल के साथ में क्या मिल रहा है? आपका सब्जेक्ट मिल रहा है। अब इस साइड में अगर आपको इंपेरेटिव मोड दिया जाता है, इस दिशा में आपको क्या दिया जाता है? इंपेरेटिव मोड दिया जाता है, विद्यार्थक भाव है। मतलब क्या है आपका? जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जुड़ा हुआ है, या फिर डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जुड़ा हुआ है, या लेट से है, या किससे शुरू किया गया है? प्लीज या काइंडली, और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो इसमें मुझे हिडन फ्यूचर मिलेगा। इसमें मुझे क्या मिलेगा? हिडन फ्यूचर, छिपा हुआ भविष्य दिया जाएगा जी। इसमें ऐसा है जो छिपा रखा है। विल और शेल का यूज नहीं है इसमें, लेकिन विल और शेल का भाव है। प्लीज वेट हियर, कृपया इंतजार कीजिएगा। मतलब कब? अब जब मैं कह रहा हूं उसके बाद में, मेरे कहने के बाद में यह काम आपको करना है। जैसे मैं कहता हूं स्टैंड अप, मेरे कहने के बाद खड़ा होना है। सिट डाउन, मेरे कहने के बाद बैठना है। गेट आउट, मेरे कहने के बाद बाहर जाना है। कम इन, कहने के बाद अंदर आना है। तो फ्यूचरिस्टिक भाव है आपका। तो जो फ्यूचर सिंपल वाली स्थिति है वो इसमें बनी हुई है, बस फर्क इतना है कि विल और शेल दिखाई नहीं पड़ रहा है, बेस फॉर्म आपको मिल रहा है। तो ये जो टिल वाला हिस्सा है ये ठीक उसी तरीके से डील करेगा जैसे कौन कर रहा है? एज सून एज। इसमें विल शेल दिख, उसमें दिख, लेकिन भाव तो आ गया, तो प्रेजेंट या फ्यूचर का टाइम भी मिल गया। आगे प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट में आप अप्लाई कर ही देंगे। तो यहां वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कि इधर अपने पास में क्या है आपका? ये फ्यूचर वाला हिस्सा है। भाई वेट है या फिर एक्चुअल में यू विल वेट है। ये जो छिपा हुआ इसे बाहर निकालिए। यहां ये दो वर्ड हिडन है आपके, एक्सपोज कर दीजिए। बताओ क्या रहा आपका? यू विल वेट, इस तरीके से। तो अगली साइड में क्या चला जाएगा आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट के मायने लगा दिए जाएंगे। अगर इनकी आप बात कर रहे हैं तो यहां वाले में अपने पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस में से एक है कौन सा? स्टॉप्स है, और बाकी बचे हुए हैं उनका यहां पर कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ना स्टॉप्ड का बन रहा है, ना विल स्टॉप का बन रहा है, ना आपका हैड स्टॉप्ड का बन रहा है। तो आप यहां पर एक टर्म जरूर डालिएगा। कौन सा टर्म? कि अपने पास में इंपेरेटिव में हिडन फ्यूचर माना जाता है। ये कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं, ये चीज अलग से डाल सकते हैं आपका। कौन सा? इन द imperative sentence we find so-called hidden future, hidden या pure future, that is will और shall प्लस वर्ब फर्स्ट। ये लीजिए, बस ये चीज आपको इसमें ऐड करनी थी। अब देखिए अगला, हाँ यहां पर ये भी है, यहां पर इस चीज को आप ऐड करके लिख सकते हैं along with the subject you, along with the subject you। ये लीजिए, जैसे यहां पर आपने बात की
तो इसमें अपने पास में केवल विल ही छिपा हुआ था या यू भी छिपा हुआ था? भाई वेट करो, कौन वेट करो भाई? आप वेट करो, यही तो बात हुई अपनी। तो यहां पर सामने वाला जो है लिसनर वो कौन है? यू है, और यू का भाव हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, तो इसमें यू छिपा हुआ है और साथ में आपका क्या छिपा हुआ है? विल या शैल। अकॉर्डिंग टू विल आ जाएगा, क्योंकि यू है तो यू शैल तो लेगा नहीं, क्या लेगा आपका? विल लेगा, क्योंकि प्योर फ्यूचर है, कलर्ड फ्यूचर की बात इसमें नहीं है, डिटर्मिनेटिव नेचर इसमें दिया नहीं जा रहा है। लगे हाथ, एक सवाल और देखिएगा इसमें। आई ए नॉइज इनसाइड द हाउस, आई ए नॉइज इनसाइड द हाउस, मुझे घर के अंदर आवाज सुनाई पड़ रही है, घर के अंदर शोरगुल या कोलाहल देखने को मिल रहा है, मतलब तेज तर्रार वहां पर आवाजें आ रही हैं। अब आप यहां पर देखिए इसमें टर्म क्या है, इसमें किस तरीके से इसका सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। क्या इसमें अपने पास में ऐसा कोई पार्ट है कि मैं लिख दूं आई एम हियरिंग? नहीं है ना, क्योंकि ये वर्ब किसका है? परसेप्शन का है। तो इसमें क्या नहीं लगा सकता बताओ? देखिए मैं आपका वहां पर आईएनजी वाला हिस्सा नहीं ले सकता, मतलब एम हियरिंग का इश्यू है ही नहीं। तो जब यहां पर हियरिंग का इश्यू नहीं है तो ये हियरिंग गलत है, तो ये हियरिंग भी आपका गलत ही है, ये भी हट गया। अब बची बात वुड हैव हैड, तो इसमें तो सुनने वाला भाव ही नहीं आया। वुड हैव हैड तो आपने दे दिया, लेकिन जो सुनने का वर्ब है वो तो इसमें से गायब है, तो अर्थ नहीं निकलेगा। सिंटैक्टिक नेचर का मैं क्या करूंगा? जब मेरा सिमेंटिक या फिर रिलेटेड टू मीनिंग गलत हो जाएगा, अर्थ से संबंधित गलत हो जाएगा, तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सीधा सा ये प्रेजेंट सिंपल में चाहिए। और प्रेजेंट सिंपल में मीनिंग क्या है? आई हियर ए नॉइज इनसाइड द हाउस। भाव कंटिन्यूटी का आ रहा है कि मुझे आवाज सुन रही है, लेकिन उस कंटिन्यूटी को आप हियर को हियरिंग में तब्दील नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे सर हमारा तो हियरिंग वर्ड सुना हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सुना हुआ है, लेकिन कहां सुना हुआ है? इसको परखिए जरा, क्या लिखा आपका? कोर्ट्स हियरिंग, अदालत की सुनवाई। तो यहां पर ये पॉजेसिव या जेनेटिव केस जो आपको मिल रहा है, उसमें ये किसका काम करेगा? वर्ब का काम नहीं करेगा, बल्कि किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा, जिसे आप किस रूप में पढ़ेंगे? जेरेंड के रूप में पढ़ेंगे, क्रियावाचक संज्ञा में या क्रियार्थक संज्ञा में पढ़ेंगे, अर्थात ये वर्ब है ही नहीं। तो आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट किया और अपनी जर्नी, अपना यात्रा का भाव है कहां तक पहुंचाया? 27 तक। पहले में हमने 1 से 11 तक पढ़ा, अब हम कहां आ गए? आपका 12 से 27 पर आ गए। तो थोड़ा सा स्पीड अपनी इनहांस हुई है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा जहां पर आपको यह लग रहा हो कि 4-5 सवाल हमने ज्यादा निकाले, कि कहीं कोई ग्रास कटिंग हो रही हो। बिल्कुल भी दोस्तों नहीं हो रही है।